महाराष्ट्र में आज नामांकन का दिन था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिखे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार दिखे, उनके साथ साथ बहुत सारे दिग्गज आज अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए। लेकिन नामांकन में सभी पार्टियों को आप अगर गौर से देखें तो सिवाय झंडे के कुछ और सुलझा हुआ नहीं दिखा। सीटों का झगड़ा निपट जाता तो आज ये डिबेट ना करनी पड़ती, आज आपके सामने इन तथ्यों की गूंज ना लानी पड़ती। नामांकन के आखिरी 6 घंटे बचे होने को हैं बावजूद, चाहे महाविकास अघाड़ी हो या महायुति, दोनों गठबंधन अभी तक सीटों पर एक मत नहीं हो पाए हैं। और इसकी वजह क्या है? महाराष्ट्र के हर इलाके में अलग अलग दल का वर्चस्व। 5 क्षेत्रों में महाराष्ट्र बटा है। इसके गणित को आप समझ लीजिए ताकि आप ये भी समझ पाएंगे कि ये पार्टियां दरअसल खुद के वर्चस्व के लिए लड़ रही है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, या फिर दोनों ही जरूरी है। तो 5 अलग अलग रीजन है जिसमें महाराष्ट्र बटा हुआ है। मैं सियासी लिहाज से बता रही हूं। जहां गठबंधन का एक दल मजबूत है वहां दूसरा दल मजबूत नहीं है। जैसे ही सहयोगी दल की तरफ से दावा होता है, असहज वाली स्थिति पैदा हो जाती है कि भाई यहां तो हम मजबूत है ना, यहां आपको नहीं लाना चाहते हैं। फिर वही दल ये कहने लगता है कि देखिए भाई अब हमें मजबूती चाहिए। ये देखिए महाराष्ट्र का सियासी दंगल यहां आगे आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रही हूं। कोंकण मुंबई की 72 सीटें हैं। बीजेपी और शिवसेना का वर्चस्व इस इलाके में है। इस इलाके में दोनों ही पार्टियां बड़ा रसूख रखती है वोटर्स के दिल में। ऐतिहासिक रूप से शिवसेना और बीजेपी का वर्चस्व 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए महाराष्ट्र के सभी इलाकों में इंडिया ब्लॉक से पिछड़ी थी, लेकिन कोंकण और मुंबई इलाके में वो आगे रही थी। इसी इलाके में शिवसेना टूटने अब जो है उद्धव गुट को ये महसूस करने पर मजबूर कर दिया है कि उसका वर्चस्व यहां कायम रहेगा। यानी उद्धव ठाकरे जो हैं वो असल में यहां के वोटरों के दिल पर राज करेंगे। इसलिए महाविकास अघाड़ी से 72 में से 40 सीटों पर उद्धव गुट ने अपना उम्मीदवार जो है यही इस इलाके में उतारा। बीजेपी ने भी इस इलाके में अब तक सबसे ज्यादा 43 प्रत्याशी उतारे हैं। कोंकण मुंबई इलाके की ही तरह अब मैं आपको पश्चिम महाराष्ट्र की 72 सीटों का गणित समझाना चाहती हूं। यहां भी 72 सीटें हैं। ये वो इलाका है जिसे शरद पवार का गढ़ कहा जाता है। ये मैप आपके सामने है और सियासी दंगल की असलियत यहां आपके सामने है। शरद पवार का सियासी गढ़ है। पवार परिवार का किला कहा जाने वाला बारामती भी इसी इलाके में आता है। 2019 में भी इस इलाके में शरद पवार की एनसीपी जो है वो सबसे आगे रही थी। 29 उम्मीदवार इस इलाके से एनसीपी ने उतारे हैं। अजीत पवार गुट ने भी इस इलाके में सबसे ज्यादा 12 प्रत्याशी उतारे हैं। सीटों के मामले में तीसरे नंबर पर आता है विदर्भ। संतरे के लिए मशहूर विदर्भ। इस इलाके में बीते 30 सालों से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। ज्यादातर सीटों पर यह आमने सामने की लड़ाई आप देखेंगे। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके में कांग्रेस ने बढ़त हासिल कर ली थी। और इसी से उत्साहित कांग्रेस ने जिन 99 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है अभी तक उनमें से 34 इसी इलाके में से आते हैं विदर्भ। 62 सीटें यहां की, याद रखिएगा। बीजेपी ने इस इलाके में अभी 23 उम्मीदवार उतारे हैं। तो 46 सीटों वाले मराठावाड़ का भी आप गणित समझ लीजिए। 2014-19 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना ने यहां शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि विलासराव देशमुख के वक्त इस इलाके में कांग्रेस क्या ताकतवर हुआ करती थी। उनके निधन के बाद कांग्रेस यहां टूटी। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने जरूर इस इलाके में एक वापसी की है। महाविकास अघाड़ी के तीनों दल इस इलाके में लगभग बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस इलाके में अब तक 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। शिंदे गुट ने 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। 43 विधानसभा सीटों वाले अब महाराष्ट्र में वो इलाका उत्तर महाराष्ट्र, आदिवासी वोटर बहुत ज्यादा है यहां पर। इस इलाके में बीजेपी और एनसीपी के बीच सीधी टक्कर होती है। इस इलाके की ज्यादातर सीटों पर शरद पवार और बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। शरद पवार इस इलाके में दबदबे की एक मुख्य वजह है। मुख्य वजह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सरकार में मंत्री छगन भुजबल यहीं से, जो अब एनडीए में शामिल है अजीत गुट में,
इस इलाके में ओबीसी वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहां पर हम मजबूत हैं। इलाके बटे हैं, पार्टियों के आंकड़े भी आप जान चुके हैं और इसीलिए आप समझ रहे होंगे कि कौन कहां पर भारी है, किसकी स्थिति कहां पर मजबूत है। आखिर 3 दलों वाले दोनों गठबंधनों में खेल कहां बिगड़ रहा है, आप समझ गए होंगे। 23 अक्टूबर 2024 को जब महाविकास आघाड़ी ने नाना पटोले, संजय राउत और जयंत पाटिल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, साथ में तस्वीर दिख रही है ना, ऐलान क्या किया था, तीनों दल 85 सीटों पर लड़ेंगे। ये फॉर्मूला है हमारा, सबका साथ सबका विकास। बाकी की 15 सीटें हम जो हैं हमारे बाकी जो दूसरे सहयोगी दल है उनको दे देंगे। आप गणित को समझिए, ये कैलकुलेटर है, ठीक है। घोषित कितनी है, 85। कांग्रेस ने अब तक 18 सीटों के गठबंधन को देने की जो बात थी उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन अभी 85 पर बात करते हैं। कांग्रेस ने अभी तक 99 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। फॉर्मूला क्या था, 85, याद रखिएगा। शिवसेना उद्धव गुट भी 85 से 2 सीटें ऊपर है। अभी 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उद्धव गुट ने ऐलान कर दिया है। मुंबई कोंकण की 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी अलग से है, दावा करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, 12 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। नाम का ऐलान नहीं हुआ पर हम लड़ेंगे ये क्लियर कर दिया है। अभी तक उनको कोई सीट नहीं दी गई है। हालत यह है कि सोलापुर साउथ जैसी सीट पर उद्धव गुट और कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ महायुति में भी सीटों को लेकर पसोपेश की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि वहां पर सब चंगा सी। अभी तक 260 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, 28 सीटों पर टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। सोलापुर साउथ सीट का विवाद इतना बढ़ गया है कि संजय राउत ने कांग्रेस को चेतावनी दे दी, अगर ऐसा हुआ तो ये काम उद्धव गुट भी कर सकता है। कांग्रेस को के जो नाना पटोले हैं, इस वक्त वो केंद्रीय नेतृत्व को समझा रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं, फैसला बताकर मामले को टालने की कोशिश करते दिख रहे हैं। आखिरी वक्त तक सीटों की ये जो घपलेबाजी चल रही है, जो घालमेल चल रहा है, दोनों गठबंधन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की संभावना बनेगी, गठबंधन का वोट बटेगा और फायदा कहां पहुंचेगा। जब फ्रेंडली फाइट होती है तो पसंद वाली पार्टी के अगर 2 हैं चेहरे या पसंद वाली विचारधारा के 2 हैं चेहरे, तो फिर वोट बटेगा तो कंसोलिडेशन कहां होगा, उस पार्टी के खिलाफ जो हो सकता है आपको नापसंद हो। तो फायदा विपक्षी गठबंधन को मिल सकता है। कई सीटों पर एक दल को सीट अगर मिलती है और दूसरे दल का कैंडिडेट वहां पर बागी होकर उतर जाता है तो फिर वोट बटेगा और इसका खामियाजा जो है वो कुछ वोटों से जीत के कुछ अंतर से वोटों की माफ कीजिएगा, कैंडिडेट की जीत की खबरें वहीं से आती है। तो अब मामला महाराष्ट्र में उलझ रहा है, सुलझ नहीं रहा है। कई सीटों पर बागी परेशान कर सकते हैं। आखिरी वक्त तक खींचतान होगी, तो अगर खींचतान होगी तो जनता के बीच जाकर कैसे आप अगर झूठ भी बोल रहे हैं कॉन्फिडेंटली तो बोल पाएंगे।